हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस आईपीओ के बारे में। कल बजाज फाइनेंस आईपीओ का लिस्टिंग डे है, तो लिस्टिंग डे के दिन हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, मतलब कि हम बाय करें, होल्ड करें या फिर हम सेल कर दें। तो अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है तभी यहाँ पे सवाल आता है कि सेल करें या होल्ड करें, और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको क्या बाय करना चाहिए कि नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक नॉर्मल डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे इसका इश्यू 9 सितंबर को ओपन हुआ था, 11 को क्लोज हुआ और कल इसका लिस्टिंग डे है। और यहाँ पे अपर प्राइस बैंड पे आपको इसका अलॉटमेंट मिला होगा क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो शेयर्स मिले हैं, अलॉटमेंट मिला है, वो 70 रुपीज़ की प्राइस पे मिला होगा। लिस्टिंग होने के बाद कंपनी के जो टोटल इक्विटी शेयर है वो 832 करोड़ हो गए, यहाँ पे मिलियन में फिगर है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ये 70 रुपीज़ की प्राइस पे 58,297 करोड़ का है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये आईपीओ डबल ओपन होता है, तो यहाँ पे जो 58,000 है 1,16,000 करोड़ की ये कंपनी बन जाएगी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बजाज फाइनेंस के पास इसके 100% शेयर थे, जिसमें से 11.25% डाइल्यूट कर रहे हैं। तो आफ्टर आईपीओ मतलब लिस्टिंग के बाद 88.75 बजाज फाइनेंस के पास रहेगा और 11.25% इसके जो शेयर है वो फ्लोटिंग हो जाएंगे, मतलब कि पब्लिक के पास आ जाएंगे। अभी हम कंपनी की एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन की बात करें तो 70 रुपये की प्राइस पे अगर हम मान लेते हैं कि डबल ओपन होता है, मतलब 70 रुपये का प्रीमियम मिलता है, तो इसका जो बिफोर लिस्टिंग मतलब इश्यू प्राइस पे अगर हम देखें तो 33.7 का पी है वो डबल हो जाएगा 67.4 का। तो अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये जो पी है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो दूसरी लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं उसका पी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस का भी जो पी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता था, 60, 70, इवन के 100 तक भी गया था। और बजाज फाइनेंस ने एक बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी है, तो ये चीज़ का हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें, क्या हमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना है या फिर हमें लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है। तो यहाँ पे क्लियरली अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो सिंपल लिस्टिंग डे के दिन आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखें तो 40 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, जो कि बढ़ते बढ़ते 78 का हो गया। और यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक हाई भी बना था 85, 88 के आसपास, ठीक है, वहाँ से एक सेल ऑफ आया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 78, 70 का जो हमें प्रीमियम मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा खासा प्रीमियम है। आपको कुछ ही दिनों में पैसे डबल मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ले लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब बात करते हैं कि जो लोगों को होल्ड करना है लॉन्ग टर्म में क्या व्यू बनता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसीलिए जो शॉर्ट टर्म में इसका पी है वो हमें ज़्यादा दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही कंपनी हमें अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो सिमिलर केस हुआ था बजाज फाइनेंस के साथ। तो एक बार हम बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं हिस्टोरिकली। तो हिस्टोरिकली देखें तो बजाज फाइनेंस का आईपीओ लगभग आया था 1995 में आया होगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए, वहाँ पर भी जो प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया था। 13 रुपीज़ का प्राइस है या फिर 3 रुपीज़ के आसपास चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो प्राइस दिख रहा है इसमें सारा स्प्लिट बोनस मिला के प्राइस दिख रहा है, अदरवाइज इस कंपनी का प्राइस कुछ और होगा, ठीक है। इसके बाद काफ़ी सारे अप्स डाउन आए थे, और ये अप्स डाउन को देखते हुए अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो करंट मार्केट प्राइस इसका 7,500 चल रहा है। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 10-12 रुपये की प्राइस पे आपको आईपीओ मिला था, उसी कंपनी का शेयर प्राइस आज 7,500 चल रहा है। तो सिमिलर केस इसमें भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस में भी काफ़ी सारा स्कोप है और काफ़ी सारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, और इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पर ये सारी कंपनियों में भी ग्रोथ हो सकता है। तो एक बार हम कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। तो हाल में अगर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें तो इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस नंबर 1 पे है। इससे पहले एचडीएफसी था, लेकिन एचडीएफसी अभी एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो गया। तो अगर हम ओनली हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस नंबर 1 पे है। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो 8th लार्जेस्ट एनबीएफसी है, और तीसरा है मोस्ट डाइवर्सिफाइड। तो यहाँ पे जनरली हाउसिंग फाइनेंस में 1-2 प्रोडक्ट में ही सारी कंपनियाँ काम करती है, लेकिन यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 4 से 5 प्रोडक्ट अलग अलग बनाई है, जिसमें इनका मार्केट शेयर अच्छा है। मतलब ओनली हाउसिंग फाइनेंस पे डिपेंड नहीं है, हाउसिंग रिलेटेड दूसरे जो फाइनेंस है उसमें भी ये लोग डील करते हैं। बजाज हाउसिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है लोवेस्ट जीएनपीए एंड एनएनपीए, मतलब कि जो ग्रोस एनपीए नेट एनपीए
वो इंडस्ट्री में सबसे लो है, मतलब 0.1%, 0.3% है। अगर हम दूसरी कंपनियों का देखें तो वो 1% या 1% से ऊपर है। तो सभी कंपनियों के कंपैरिजन में सबसे लोवेस्ट नेट एनपीए है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है। तो किसी भी एनबीएफसी कंपनी या फिर फाइनेंस कंपनी का अगर हमें क्वालिटी चेक करना है तो उसका जो मैनेजमेंट है वो कितने अच्छे से एनपीए को मैनेज कर रहा है, वही चीज़ डिपेंड करती है कि ये कंपनी सस्टेनेबल रहेगी और आगे जाके अच्छा ग्रोथ करेगी कि नहीं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मार्जिन, लोन ग्रोथ, वो सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये सारी चीज़ विदाउट एनपीए आनी चाहिए। अगर विथ एनपीए आती है तो कंपनी यहाँ पे ख़त्म होने में देर नहीं लगती। तो डीएचएफएल के केस में सेम सिनारियो हुआ था, उन्होंने काफ़ी सारे लोन दे दिए थे और कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, तो उसी सिचुएशन की वजह से पूरी कंपनी आज बैंकरप्ट हो गई है और उसका शेयर भी एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गया है। मतलब कि आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपके पैसे जीरो हो गए, मतलब जितना भी इन्वेस्ट किया वो जीरो हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी फाइनेंस कंपनी हम देखते हैं तो एनपीए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जिस कंपनी का एनपीए सबसे ज़्यादा लो है वो कंपनी सबसे ज़्यादा आगे होगी। और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के केस में देखें तो सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, इससे ऊपर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आती है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे कंपनी का जो मैनेजमेंट और बिजनेस है वो अच्छा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है। तो हम जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट है, जैसे होम लोन है, एलएपी है, लीज रेंट डिस्काउंटिंग है, डेवलपर फाइनेंस है एंड अदर टाइप का फाइनेंसिंग है। तो यहाँ पे हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस का देखेंगे तो यहाँ पे 19% लीज रेंट डिस्काउंटिंग है और डेवलपर फाइनेंसिंग भी करते हैं। तो ठीक है, तो इसका भी अच्छा खासा शेयर है, मतलब 30% बिजनेस इसमें करते हैं और बाकी का बिजनेस हाउसिंग फाइनेंस में करते हैं। अगर हम दूसरी कंपनी को देखें तो मेजोरिटी जो भी बिजनेस है वो हाउसिंग फाइनेंस से ही आ रहा है। हाउसिंग फाइनेंस में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत ही कम रहता है। मतलब कि एनबीएफसी कंपनियाँ है वो बैंकों से पैसे लेती है, वो मान लीजिए कि 7-8% के रेट पे लेती होगी, और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस जो करते हैं उसका जो रेट चल रहा है करंट वो 9%, 9.5 मैक्सिमम चलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओनली 1%, 2%, 3 मैक्सिमम 3% रहता है। तो ये जो दूसरे प्रोडक्ट है वहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जा तो इसीलिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो बजाज हाउसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो एनपीए है वो बहुत ही लो, मतलब नेग्लिजिबल, जीरो ही मान सकते हैं इसको। वंस इन अ वाइल कभी कभी कोई कस्टमर इसका डिफ़ॉल्ट कर जाता है, अदरवाइज इसका जो एनपीए है वो लगभग जीरो के बराबर है। बाकी सारी कंपनियों को देखें तो 1.6% नेट एनपीए है, और कैनफिन का, आधार का, आवास का 0.7, 0.4 इस तरह से 1 से नीचे है। तो यहाँ पे कैनफिन भी अच्छी कंपनी है, आवास भी अच्छी कंपनी है। तो जिस कंपनी का एनपीए डाउन है वो हम मान सकते हैं कि इस कैटेगरी में अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी की बिजनेस क्वालिटी के बारे में बात हो गई। हम एक बार बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बजाज ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते। तो इसकी जो मेन कंपनी है बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी है, और इसके अंडर में जो सब्सिडरी कंपनी है बजाज फिनसर्व है, बजाज ऑटो है एंड महाराष्ट्र स्कूटर है। ठीक है, बजाज ऑटो, महाराष्ट्र स्कूटर के पास बजाज फाइनेंस के भी कुछ कुछ शेयर हो गए तो वो नेग्लिजिबल हो गए, 1%, 2%, तो वो हम काउंट नहीं करते। अदरवाइज बजाज ऑटो और महाराष्ट्र स्कूटर के नीचे कोई भी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। जो भी सब्सिडरी कंपनी है वो बजाज फिनसर्व की है। अब बजाज फिनसर्व के अंडर में बजाज फाइनेंस है, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, फिनसर्व डायरेक्ट है, फिनसर्व हेल्थ है, फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट है, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी है, बजाज फिनसर्व वेंचर। तो ये सारी अलग अलग कंपनियां हैं और इसका 74%, 74%, 100%, 100% इस तरह से इस कंपनी में स्टेक है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें जो मेजर एनबीएफसी कंपनी है, इसका 51% शेयर है बजाज फिनसर्व के पास, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 100% शेयर होल्डिंग है बजाज फाइनेंस के पास, जिसमें से 11.5% ये लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डबल अगर शेयर प्राइस होता है तो इस कंपनी का जो भी मार्केट कैप इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा इसकी बुक वैल्यू को, और इसीलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। और सिमिलरली यहाँ पे 51% बजाज फाइनेंस का होल्डिंग है वो बजाज फिनसर्व के पास है, तो इनडायरेक्टली बजाज फिनसर्व को भी बेनिफिट होगा। तो अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों कंपनियों की शेयर प्राइस लगभग 10-15% से ऊपर चली गई है। तो इसका मेन रीज़न है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। तो यहाँ पे जो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा भर के पैसे लगाए हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे इस कंपनियों की वैल्यूएशन भी ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो है
वो डबल लिस्ट होता है, मतलब कि आपको 100% रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पे इनका जो इनडायरेक्टली जो बेनिफिट है वो इस कंपनी को मिलने वाला है, और आगे जाके अगर ये कंपनी ग्रो करती है फ्यूचर में तो भी इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट ये दोनों कंपनी को मिलने वाला है। तो पेरेंट कंपनी में भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से हम प्रॉफिट बुकिंग करके पेरेंट कंपनी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, आप मान लीजिए कि दाव लगा रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसी सेक्टर के ग्रोथ को नज़र में रखते हुए हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर इसका वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके जो दूसरी ऐसी कंपनी है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है और वैल्यूएशन लो है, वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार स्क्रीनर में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनेंस कंपनी का पूरा लिस्ट निकाल लिया है। यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी अपडेट आ गया है। करंट मार्केट प्राइस नहीं आया है, कल लिस्टिंग के डे ये यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का जो पी है वो 33 है और बाकी सारी कंपनी का पी इससे लो है। ओनली होम फर्स्ट फाइनेंस का पी थोड़ा सा हायर है। और अगर हम करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो भी इसका हाई है, और यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी थोड़ा सा हाई है। तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में जो प्राइस है वो लगभग 4.8 मतलब 5 के आसपास ही आप मान सकते हैं, वो लगभग 4.2 के आसपास है। और यहाँ पे लिस्टिंग डबल होता है तो ये सारी चीज़ डबल हो जाएगी। मतलब ये जो आपको पी दिख रहा है वो 66-65 का हो जाएगा, और यहाँ पे करंट प्राइस टू बुक वैल्यू जो वो 8 की हो जाएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो 8 की बुक वैल्यू कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन कन्फर्म है कि बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाले है, और बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ अगर नहीं आती है तो ये वैल्यूएशन नीचे गिरने में देर नहीं लगती। मतलब कि शेयर प्राइस नीचे आ सकता है या फिर एक बहुत ही बड़ा लंबा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो आफ्टर डबल लिस्टिंग 100% गेन के बाद ये जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और सामने रिवॉर्ड इतने ज़्यादा नहीं है। उसके कंपेरिजन में हम देखें तो आवास हाउसिंग फाइनेंस है, उसका पी 28 का है और करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू ओनली 3.8 का है। और एक कंपनी है सम्मान कैपिटल, तो सम्मान कैपिटल का भी देखें तो पी रेशियो ओनली 9.68 है, और यहाँ पे पीबी रेशियो जो है प्राइस टू बुक रेशियो वो ओनली 0.63 का है। मतलब जितना बुक वैल्यू है उससे भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी वाइज आवास हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छी कंपनी है। तो ये हमें क्वालिटी कहाँ से पता चली? क्वालिटी हमें पता चली एक तो ROC से। ROC आप देखिए अच्छा है, और साथ में जो NPA है वो भी अंडर कंट्रोल है, मतलब ओनली 0.7% का NPA है। ठीक है, बाकी सारी कंपनियों में क्या है कि NPA कम है लेकिन सामने उसका वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये दो कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि अगर डबल से ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बुक कर लूँगा, और फिर मैं इसको आवास हाउसिंग फाइनेंस में या फिर सम्मान कैपिटल में इन्वेस्ट कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी इस दोनों कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस नीचे आ गई है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न भी बनाया है। पैटर्न बना के यहाँ से ऊपर जाना चालू भी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है, और यहाँ से ऑल टाइम हाई आराम से इसको टच कर सकता है। और ये ऑल टाइम हाई टच करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 to 2 ईयर लग सकते हैं मैक्सिमम। तो ये हमें किस तरह से देखा, तो यहाँ ऑल टाइम हाई से ये जो कंसोलिडेशन चालू हुआ वहाँ तक का पीरियड देखें तो ये 2 साल का पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम इसको हम यहाँ पे खींच लेते हैं तो मैक्सिमम 2 साल लगाएगा, उससे ज़्यादा इसमें टाइम पीरियड नहीं लगने वाला। ठीक है, तो हो सकता है कि 2000 मतलब दिसंबर 2025 में ये ऑल टाइम हाई को टच कर ले। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल गेन है वो 60-70% के आसपास का पोटेंशियल गेन है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से हम देखते हैं तो ये जो पोटेंशियल गेन है वो 60%-70% के आसपास का है। सिमिलर कंडीशन अगर हम सम्मान कैपिटल में देखें तो सम्मान कैपिटल का शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, और इसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम आए थे, तो ये सारा प्रॉब्लम अभी सोल्व हो गया। और अगर हम इसका करंट डेट टू इक्विटी देखें तो ओनली 2.45 का है। तो अगर हम दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी जनरली NBFC कंपनी के केस में हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं देखते, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना स्पीड से ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो नॉर्मल कंपनियाँ है उसका 5 के आसपास डेट टू इक्विटी तो है ही। आवास का अगर हम देखेंगे तो ओनली 3.29 है, और सम्मान कैपिटल का हम देखेंगे तो 2.45 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवरेज कम है, मतलब यहाँ पे रिस्क भी कम है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि फेवरेबल मार्केट कंडीशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड आ गई, तो ये लोग यहाँ पे अपना लेवरेज जो है वो इंक्रीज़ करके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस कुछ स्पीड से ग्रो कर रही है तो वहाँ पे उसको डेट टू इक्विटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर उसके सामने हम
सम्मान कैपिटल का देखेंगे तो ये इससे डबल स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। एक तो वो नॉर्मल ग्रोथ तो कर ही सकते हैं, साथ में अपना लेवरेज भी चेंज करके वो ग्रोथ भी कर सकती है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन आवास हाउसिंग फाइनेंस के केस में भी है। तो आवास का भी डेट टू इक्विटी थोड़ा सा कम है कंपेयर टू बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे ये लोग भी अपना जो डेट टू इक्विटी है उसको 5 तक अगर ले जाते हैं तो इनके पास भी एक बहुत ही बड़ा कैपिटल आ जाएगा और उसी कैपिटल से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ये दोनों कंपनी पे थोड़ा सा बुलिश हूँ। तो अल्टीमेटली इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो IPO है उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखें तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से डेफिनेटली बजाज फाइनेंस की तरह यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होने वाला है। लेकिन जो बजाज फाइनेंस कंपनी ने इतना अच्छा रिटर्न दिया, उतना अच्छा रिटर्न में भी दे या ना दे, लेकिन करंट कंडीशन के हिसाब से देखें तो स्विंग ट्रेडिंग माइंडसेट से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। टेम्पररी ये वैल्यूएशन नीचे आ सकती है, तो यहाँ पे टेम्पररी हम वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके जो अच्छी कंपनी है जहाँ पे ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर दे और 1-2 साल में वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से हम वही पैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी में लगा सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 140 की प्राइस पे बुक कर लेना है और जो भी अमाउंट आया वो हमें ये 2 कंपनी में या फिर कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ से आपके पैसे डबल या ट्रिपल होते हैं तो वहाँ से निकाल के वापस से बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लगा देने। मतलब कि आपके 15,000 30,000 तो ऑलरेडी हो ही गए, उसी 30,000 को यहाँ पे लगा देना। वो 30,000 आपके 60,000 हो जाए तो 60,000 वापस से आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको फिर प्राइस देखना है कि 140 का 280 तो नहीं हो गया है ना। प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है क्योंकि 140 तक प्राइस जो गया वहाँ पर भी PEP भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो 140 का अगर 280 होता है तो वहाँ से और डबल हो जाएगा, मतलब 120 130 का PE और 15-16 का PB, तो वो कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं है। और कितना अच्छा भी ग्रोथ क्यों ना हो 1-2 साल में, लेकिन फिर भी वो जो PEP भी है वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा शेयर प्राइस ऊपर जाना तो पॉसिबल नहीं है। उसके कंपैरिजन में ये जो 2 कंपनी है वहाँ पे स्पीड अप होके ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो वंस आपका 60,000 जो हो गया वो 60,000 आप वापस से बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लगा देंगे तो वहाँ से लॉन्ग टर्म तक आप देखेंगे तो एक अच्छा कैपिटल आपका 20 ईयर तक अगर कंपाउंडिंग हो गया और 100x भी हो गया तो भी आपका जो 60,000 है वो 60 लाख तक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्लानिंग करके आप पूरा स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपना कैपिटल है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।